नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों में एक बात का डर समाया हुआ है। जब से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और कमेटी को जिम्मा दिया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर लोगों की राय इकट्ठा करना, उसके आधार पर रिकमेंडेशन देना और ये बताना कि इसके लिए अगर इसको लागू करना हो तो संविधान में क्या क्या संशोधन करने होंगे और उसके अलावा नियमों में क्या बदलाव करना होगा। कमेटी इस मामले में सबसे राय मांग रही है, आम जनता से भी राय मांगी है। कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। 6 राष्ट्रीय दलों, 33 राज्य स्तर के दलों और उसके अलावा 7 रजिस्टर्ड पार्टीज़ को चिट्ठी भेजी है कमेटी ने कि अपनी राय बताइए, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है। तो अलग अलग जगहों से राय आ रही है। एक राय आई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बुनियादी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अवधारणा पर आप कमेटी पहुंची कैसे। उनका कहना था कि उनके 2 एतराज़ है, 2 मुद्दों पर खास एतराज़ है। एक ये कि संविधान में एक राष्ट्र एक सरकार की कोई अवधारणा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की जो व्यवस्था की है, उसमें केंद्र की सरकार और राज्यों में अलग अलग सरकार की व्यवस्था है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार हो सकती है और केंद्र में एक सरकार होगी। अब ये अवधारणा आप कहाँ से लाए कि देश में एक ही सरकार होनी चाहिए। यानी आप इससे समझिए ममता बनर्जी को इस अवधारणा में ये नज़र आ रहा है कि पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार होगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये उनके अंदर का डर है और तमाम विपक्षी दल हैं उनके मन में भी ये डर है। ये डर नया नहीं है, ये डर जो है इससे पहले भी 80 के दशक में ये डर जो है बाकी जो कांग्रेस के विरोधी दल थे उनके मन में था। उस समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे, वसंत साठे। उन्होंने एक प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से रखा कि देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जानी चाहिए, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, जैसे फ्रांस में है, अमेरिका में है और कई देशों में है, उस तरह से लागू हो और एक सीधे राष्ट्रपति जो है लोगों के वोट से चुना जाए, बजाय ये कि प्रधानमंत्री, जैसे अभी प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं, किसी पार्टी के जिस पार्टी का बहुमत हो उसके सांसद जो है वो जिसको चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। इसकी बजाय जनता सीधे अपना जो है मुख्य प्रशासक या जो है राष्ट्राध्यक्ष उसका चुनाव करे। उस समय भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों ने इसका विरोध किया था कि ये इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, उनके जनाधार और कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो देशव्यापी विस्तार है उसको देखते हुए रखा गया है कि हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रखा जा सके। विपक्षी दलों ने उस समय मान लिया था कि इंदिरा गांधी के सामने कोई उनकी ओर से जो भी खड़ा होगा वो कमज़ोर ही होगा और वो जीत नहीं पाएगा। ये अंदर से जब कमज़ोरी होती है तब इस तरह के सवाल उठते हैं, तब इस तरह की भावना आती है। आज उसी स्थिति में गैर भाजपा दल हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो भी खड़ा होगा वो उनसे जीत नहीं पाएगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे तो दूसरी तरफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार भी हो, कोई भी हो, उसके लिए जीतना बड़ा कठिन होगा। तो ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं रह जाएगी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाई थी। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, ये फेडरलिज्म के भी खिलाफ होगा। राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो सकती है, ऐसी मंशा थी संविधान निर्माताओं की। उनका दूसरा ऐतराज़ था, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता है, ये व्यवस्था लागू हो जाती है और लोकसभा के चुनाव के साथ बाकी राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो कई विधानसभाओं का कार्यकाल जल्दी खत्म करना पड़ेगा तो 7 चुनाव कराने के लिए। तो ये एक तरह से उस राज्य के मतदाताओं के जनादेश का अपमान होगा कि 5 साल के लिए जिस विधानसभा को चुना गया है उसका कार्यकाल आप जल्दी खत्म कर देंगे। दूसरा, इससे बड़ा उनका ऐतराज़ था
कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो क्या सारे राज्यों की विधानसभा को भी भंग कर दिया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो फिर जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव का मतलब नहीं रह जाएगा। फिर से जो 1952 यानी 1952 से 1967 तक व्यवस्था चली, 1967 के बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी समय से पहले। उसका नतीजा ये हुआ कि उस समय तक 1952 से 1967 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। तब कोई डेमोक्रेसी को खतरा नहीं था, तब अधिनायकवाद का कोई खतरा नहीं था। लेकिन अगर अब लागू होगा तो अधिनायकवाद को खतरा होगा, ऐसा विपक्षी दलों का मानना है। कई नेता इस बारे में सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि ये दरअसल जो है पिछले दरवाजे से यानी डेमोक्रेटिक तरीके से अधिनायकवाद को लाने की कोशिश है। अब आप जो ऐतराज़ ममता बनर्जी ने उठाए हैं उन पर सोचिए। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहली बार ये प्रस्ताव नहीं आया है। खासतौर से राष्ट्रपति प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साथ चुनाव हों तो ये जो है व्यवहारिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी, ममता बनर्जी ने कहा कि इस कमेटी में किसी मुख्यमंत्री को नहीं रखा गया है क्योंकि वो ऐसे व्यवहारिक सुझाव दे सकते थे जो सरकार को पसंद नहीं आते या कमेटी को पसंद नहीं आते। तो उनके व्यवहारिक सवाल क्या थे? निश्चित रूप से व्यवहारिक बात है कि अगर लोकसभा जल्दी भंग हो गई, समय से पहले भंग हो गई, तब क्या होगा। इस बारे में अगर आपको याद हो तो लाल कृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने संसद में भी और संसद के बाहर भी इस बारे में एक प्रस्ताव रखा था, एक सुझाव रखा था कि ये व्यवस्था लागू हो और कई देशों में इस तरह की स्थिति से निपटने का भी प्रावधान है संविधान में, वो प्रावधान किया जाना चाहिए। तो क्या प्रावधान हो सकते हैं संभावित? एक ये कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ विश्वास प्रस्ताव आना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा कि आप एक सरकार को अगर हटाना चाहते हैं तो दूसरी सरकार कौन सी लाना चाहते हैं, ये आपको उसी प्रस्ताव के साथ बताना होगा। और उस हिसाब से सरकार गिरेगी नहीं, नई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के साथ, पुरानी सरकार गिरने के साथ ही नई सरकार बन जाएगी। तो लोकसभा या विधानसभा भंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दूसरा कि मान लीजिए कि लोकसभा को भंग करना पड़ता है, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद भंग करना पड़ता है, या विधानसभा को भंग करना पड़ता है, बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं चल सकती, तब जो बचा हुआ उसका कार्यकाल है केवल उसी के लिए चुनाव हो। तो ये व्यवस्था एक राष्ट्र एक चुनाव की बनी रहेगी, उसमें जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। फिर ये समस्या नहीं आएगी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई समय से पहले तो उसका चुनाव फिर अलग समय पर होगा और फिर वही व्यवस्था जो है 1967 के बाद जो बनी है वो बनी रहेगी और वही चलती रहेगी। तो ये कई प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक सुझाव हैं। इन पर अगर आम राय बनती है तो इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है। 2 प्रश्न हैं इसमें, ममता बनर्जी का डर और उनके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों का डर एक है, और दूसरा है एक राष्ट्र एक चुनाव का। एक राष्ट्र एक चुनाव और राष्ट्रपति प्रणाली, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य उसके पीछे ये है कि देखिए, काला धन सबसे ज़्यादा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चुनाव में। तो चुनावों की संख्या जितनी आप कम कर देंगे, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित किए हुए, यानी राज्यों के चुनाव भी होंगे और लोकसभा का भी चुनाव होगा और दोनों साथ होंगे, तो चुनाव प्रचार पर जो खर्च होता है पार्टियों का, उम्मीदवारों का, वो खर्च घट जाएगा। अलग अलग समय पर चुनाव कराने पर सरकार का जो खर्च होता है, सुरक्षा व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाओं पर, चुनाव आयोग को जो व्यवस्था करनी पड़ती है उस पर, ये सब खर्च की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा, जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है या कोई भी चुनाव हो, स्थानीय निकाय का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो उस समय एक आदर्श
आचार संहिता लागू होती है उस समय सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, तो विकास के काम रुक जाते हैं। और ये हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो हर समय पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी रहती हैं। जो जहां सत्तारूढ़ दल हैं जिन राज्यों में या केंद्र में, वो भी चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होती है, और आदर्श आचार संहिता की ही बात नहीं है। जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है उसके साथ ही राज्य का या अगर लोकसभा का चुनाव है तो देश का प्रशासन, जो नौकरशाही है, वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। किसकी कहाँ पोस्टिंग होनी है, किस अफसर की, किसको हटाना है, किसको रखना है, ये सारे फैसले फिर चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है कि अगर राज्यों में जब चुनाव, मान लीजिए 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ जो चुनाव अधिकारी या चुनाव के लिए दूसरे अधिकारियों को नियुक्त किया जाना है, वो दूसरे प्रदेशों से लाते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत योग्य लोग हैं, सक्षम लोग हैं, कुशल प्रशासक हैं, उनको चुनाव आयोग लाता है, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके, किसी को शिकायत का मौका न मिले। तो उसका असर ये होता है कि उस राज्य का विकास कार्य जो है, उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था वो प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान सबका है और फ़ायदा किसी का नहीं है। फ़ायदा काले धन का इस्तेमाल करने वालों का है, सिर्फ अगर कह सकते हैं फ़ायदे के नाम पर, और किसी का फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव 7 हो रहे हों, तो एक लोकसभा के तहत जितनी सीटें आती हैं विधानसभा की, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक लोकसभा सीट के तहत जो है वो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो 5 विधानसभा के उम्मीदवार किसी भी पार्टी के और एक लोकसभा का उम्मीदवार, सबको प्रचार एक ही बात का करना है। अगर सरकार है तो सरकार की उपलब्धि, सरकार नहीं है तो हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। तो पार्टी का खर्च बचेगा, उम्मीदवार का खर्च बचेगा, क्योंकि उसकी पार्टी की ओर से प्रचार, बाकी लोकसभा का अगर उम्मीदवार है तो 5 विधानसभा के उम्मीदवार कर रहे हैं, और 5 विधानसभा के उम्मीदवार हैं तो लोकसभा का उम्मीदवार कर रहा है। तो प्रचार में भी सुविधा होगी, ज़्यादा व्यवस्थित और संगठित ढंग से चुनाव प्रचार हो पाएगा। पार्टियों को भी सुविधा होगी, जो पार्टियां सत्ता में हैं, सरकार चला रही हैं, उनके लिए भी सुविधाजनक होगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो की अवधारणा है, उसका उद्देश्य ये है, उसका उद्देश्य राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना नहीं है। सरकार ने भी अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहती है। लेकिन जब किसी पार्टी में कोई एक नेता बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, ज़्यादा जनाधार वाला हो जाता है, तब बाकी दलों को ये चिंता सताने लगती है कि ये लड़ाई जो है वो अनइवन हो गई है, ये बराबरी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन जनतंत्र इसी का तो नाम है। जो लोकप्रिय है, जिसके साथ लोग हैं, वही तो चुना जाएगा। आप प्रणाली कोई भी ले आइए, चाहे आज की जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम है या राष्ट्रपति प्रणाली लाइए, जिस पार्टी के साथ जनमानस है उसी की जीत होगी, प्रणाली कोई भी हो। तो इसलिए ये सोचना कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली होगी तो एक पार्टी का वर्चस्व हो जाएगा। दूसरा जो एतराज़ होता है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, वो कि अगर 7 चुनाव होंगे तो राज्य के जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हो जाएंगे और राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा फायदा होगा और क्षेत्रीय दलों का नुकसान होगा, क्योंकि उनके मुद्दे, राज्य के मुद्दे वो गौड़ हो जाएंगे, वो उतनी प्रमुखता से चुनाव के दौरान नहीं उठेंगे। लेकिन हमने देखा है कि स्प्लिट वोटिंग का किस तरह से इस्तेमाल करता है इस देश का मतदाता। जहाँ जहाँ जिन राज्यों में अब जहाँ भी बचा हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह से जो 4-5 स्टेट बचे हुए हैं जहाँ एक साथ चुनाव होते हैं, अब भी चुनाव हो रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के, वहाँ अलग अलग पार्टियों को सत्ता सौंपने का इरादा और अलग अलग पार्टियों को किसी को लोकसभा में बढ़त देने का, किसी को विधानसभा में बढ़त देने का फैसला इस देश का मतदाता करता है। एक राज्य में जहाँ किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताता है विधानसभा में, कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी का सफाया कर देता है। तो मतदाता के, मैं बार बार कहता हूँ, मतदाता के विवेक पर कभी प्रश्न मत उठाइए। उसको मालूम है कि कौन राज्य चला सकता है,
कौन राज्य चलाने योग्य है और कौन केंद्र की सरकार चला सकता है, उसके योग्य कौन है। उसी के अनुसार वो वोट देता है, अपने मतदान का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। तो ये जो डर हैं, ये राजनीतिक दलों की अपनी कमज़ोरी से उपजे हुए डर हैं। उनके अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने प्रतिद्वंदी को लेकर, उसके कारण ये सवाल उठते हैं। और ममता बनर्जी ने जो बात कही है, आप मान कर चलिए कि ज़्यादातर राजनीतिक दल यानी गैर भाजपा दल इसी तरह के सवाल उठाने वाले हैं, इसी तरह के प्रश्न उठाने वाले हैं। लेकिन इन पर स्पष्टता जब रामनाथ कोविंद कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी और वो जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं कि अगर विधानसभा पहले भंग हो जाती है किसी राज्य की या लोकसभा पहले भंग हो जाती है समय से पहले, तब क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में सुझाव देती है, उस पर चर्चा होगी, तब किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी नई बात को, किसी भी बदलाव को लेकर इस तरह से शंका जाहिर करना, पहले से उसको लेकर संदेह व्यक्त करना, ये शायद किसी भी जनतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। तो ममता बनर्जी के साथ अब देखना ये है कि विपक्ष के कितने दल खड़े होते हैं, कितने दलों की जो राय आती है वो क्या आती है, और उससे बड़ी बात मेरी नज़र में जनता से जो राय मांगी गई है, जनता की राय क्या आती है। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई फैसला लेकर उसके आधार पर चुनाव नहीं होने वाला है। अब जो भी होगा 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होना है तो वो व्यवस्था उसी समय लागू होगी, उससे पहले लागू होना संभव नहीं है। और उस समय भी लागू करने के लिए संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। क्या इसके लिए आम सहमति बन पाएगी या बहुमत से सरकार इसको पास कराना चाहेगी? जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि कमेटी की चिट्ठी से लगता है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, कमेटी ये मान कर चल रही है कि संविधान में जो संशोधन होने हैं उसे करा लिया जाएगा, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो सब कुछ सरकार के निर्देश में तय हो चुका है, ये केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, जो राजनीतिक दलों से और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय मांगी जा रही है। तो सवाल ये है, जो ममता बनर्जी का जो डर है वो देश की चिंता के कारण है या अपनी पार्टी की चिंता के कारण? ये ऐसा मुद्दा है जिस पर देश के सभी लोगों को विचार करना चाहिए और कोविंद कमेटी को अपनी राय भेजते समय इस बात को ध्यान में रखकर ही प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।